अभी हैं हम श्री अमन पराशर जी के साथ, जो विभूतिपुर संख्या 40 से जिला पार्षद हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संयोजक भी हैं। सबसे पहले हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल मिथिला न्यूज टुडे में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी भागवत कथावाचक के रूप में हमारे क्षेत्र में कार्यरत हैं और एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में कार्यरत हैं, और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने एक नई ये काम शुरू किया है पत्रकारिता के जगत में। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि सकारात्मक खबर चला के आप समाज के विकास में अपना योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। जी, सबसे पहला प्रश्न कि अभी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भ्रमण पे हैं और मिथिलांचल में समस्तीपुर में आए थे, तो उन्होंने कहा कि हम मिथिला के विकास के लिए एक MDA बनाएंगे, मिथिलांचल विकास प्राधिकरण। जबकि अभी राज्य में 60 में से, मिथिलांचल में 60 में से 40 तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के ही विधायक हैं, तो क्या ये सभी मिलके विकास करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद जी को ऐसा आश्वासन देना पड़ रहा है? उनके कार्यकाल के, उनके पिताजी के कार्यकाल के 15 वर्षों को पूरे बिहार ने देखा है। बीच में उनका भी कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में आया। तो मिथिला के विकास की जहां तक बात है कि मिथिला में किसने क्या किया, एक कोसी महासेतु टूट के गिर गया था, तो कोसी महासेतु को अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से बनाने के लिए शिलान्यास किया था। और जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में, तो ये योजना पेंडिंग में पड़ गया था। फिर मोदी जी की सरकार 2014 में आई, तो 17 सालों के बाद कोसी शिलान्यास होने के 17 साल के बाद कोसी महासेतु को बनाया गया, जो मिथिलांचल के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दरभंगा में एम्स खुलवाने की बात हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में अब दरभंगा में एम्स प्रस्तावित है। DMCH के विकास की बात है। उस समय भी लोग देखते थे कि जब लालू जी का राज था कि DMCH एक अस्पताल था या एक इसको क्या कह सकते हैं, मछली पालन का एक जगह बन गया था, पानी लगते लगते जलजमाव का था अड्डा। दरभंगा से पटना जाने में 10 घंटे में लालू जी के राज में लोग नहीं पहुंच पाते थे, आज 4 घंटे में आसानी के साथ पहुंचते हैं। अब एक्सप्रेस वे बनाना हो, 4 लेन बनाना हो, अभी तो नया एक्सप्रेस वे विद्युपुर से पूर्णिया एक्सप्रेस वे अपने इलाका से प्रस्तावित है। तो आप समझिए कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं, किसी समाज की आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। तो तेजस्वी यादव जी उस समय कहाँ थे MDA बनाने के लिए, मिथिला डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट पे वो बात कर रहे हैं, तो उस समय कहाँ थे जब वो उप मुख्यमंत्री थे। बीच के कार्यकाल में 2015 से इस 24 के कार्यकाल में 3-4 वर्षों के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव जी। उस समय MDA बनाने की बात क्यों नहीं किए। और जहां तक मिथिला की विकास की बात है, मिथिला के लोग मैथिली भाषा को जब संविधान की 8वीं अनुसूची में डालने की बात थी, तो 1952 से तो कांग्रेस का राज है, जिस कांग्रेस के साथ ये गठबंधन में है। आज तक किसी ने ये नहीं डाला, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, 2003 ईस्वी में मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो मिथिला के विकास के लिए और मैथिली भाषा के सम्मान के लिए, मिथिला के सम्मान के लिए किस पार्टी ने क्या किया, ये जनता जानती है। और उस जानने का जीता जागता सबूत ये भी है कि मिथिला में सांसद या विधायक किस पार्टी के अधिक संख्या में जीते आ रहे हैं, ये इस बात का गवाह भी है कि मिथिला के लोग किसे पसंद करते हैं। जी, एक और उन्होंने आश्वासन दिया था समस्तीपुर में ही कि उनको जिताइए 2025 में और 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो क्या यह अरविंद केजरीवाल की तरह एक जनता को ठगने की पद्धति तो नहीं है? बिजली फ्री करते करते कहीं बिजली मुक्त बिहार ने बना दे। हमको याद है 2014-15 से पहले हम लोग के गांव में 2012-13 में बिजली आई। मैं 2012-13 के बाद ही बिजली आना शुरुआत हुआ। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत बिजली का काम काफी जोरों से आगे बढ़ा। तो जब लालू यादव का सरकार था, लालू यादव जी का जो मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी, उस समय कहते थे कि बिजली देंगे तो गरीब का बच्चा करंट लग के मर जाएगा, इसके लिए बिजली नहीं देते हैं। ये बयान हम यूट्यूब पे सुने, उस समय किसी नेता ने बयान दिया था। अब आज बिजली मुफ्त करने चले। अगर बिजली नहीं आती तो आज हमारा समाज इतना विकसित है, आज घर घर में टीवी है, AC है, फ्रिज है, कूलर है, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, जिससे कि समाज शहर से कनेक्ट हुआ। हमारा गांव समाज, गांव का डेवलपमेंट हुआ। गांव के बच्चों में वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, जो डाउन आता था पहले, बाहर जाने पे लगता था हम गांव के देहाती हैं, वो भावना खत्म हुई।
इसमें मोबाइल फोन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और जब तक बिजली नहीं आती तो ये नहीं होता। तो बिजली लाई कौन पाती? किसकी सरकार में बिजली आई हमारे गांव में? आप आसपास के गांव में 50 गांव घूमिए तो 2-3 गांव मिलेगी जिसमें कि लालू यादव जी के कार्यकाल में बिजली थी। नहीं तो आपको 50 गांव में 46-47 गांव ऐसे मिलेंगे जब एनडीए की सरकार बिहार में आई और फिर जब केंद्र में आई उसके बाद बिजली पहुंची है। तो आपके कार्यकाल में तो आप बिजली दे ही नहीं पाए, तो बिजली मुफ्त क्या करेंगे? आप पे भरोसा करना कैसी जनता करेगी भरोसा? आप मुफ्त बिजली की क्या आवश्यकता है? बिजली मुफ्त खोरी करने से तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी स्वस्थ सरकार के लिए, किसी भी राज्य के विकास के लिए मुफ्तखोरी सही बात नहीं है। जब मुफ्तखोरी आएगी तो लोगों में कमाने की भावना खत्म होगी। और आज दिल्ली में मुफ्त बिजली का प्रावधान है। एक बार दिल्ली वासियों से जाके पूछ लीजिए मुफ्त बिजली का क्या है। 200 यूनिट तक बिजली चलाए तो मुफ्त बिजली है, और 200 यूनिट से 1 यूनिट बिजली बढ़ गया तो फिर कितना रुपया लेता है बिजली विभाग? तो ये तरह का एक, अब सरकार बिजली बिल जो बहुत ज्यादा बिजली बिल गाँव घर में है भी नहीं, 200-250 रुपए का महीना आता है। तो हम इतना सुविधा ले रहे हैं तो 200-250 का महीना क्यों नहीं देंगे सरकार को? सरकार का भी खर्च है बिजली लाने पे। अगर सरकार उस पैसे को माफ करती है तो फिर हम ही आपसे टैक्स लेके उस कंपनी को पैसा देगी। जी, एक शराबबंदी पे सवाल है कि प्रशांत किशोर जी बहुत तैयारी के साथ बिहार भ्रमण कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी भी लॉन्च कर रहे हैं। उनका प्रथम आश्वासन है कि सरकार बनते ही सबसे पहले वो दारूबंदी समाप्त करेंगे, दारू चालू कर देंगे। और मेरी जानकारी के अनुसार जब नीतीश कुमार जी ने दारूबंदी कर दिया था तो उन्होंने कहा था कि 5,000 करोड़ प्रतिवर्ष राजस्व का नुकसान हो रहा है। अभी के अनुसार एक पंचवर्षीय में 50,000 करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो दारूबंदी मुक्त कर देना तो अच्छा ही होगा। इस कोई भी काम होता है तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। शराबबंदी अपने तरफ एक बहुत सही कानून है जी। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि शराबबंदी फैल कर गया। शराबबंदी का जो कानून लाया गया वो असफल हो गया। वो सफल हमारी नजर में वो सफल अभी तक नहीं है, क्योंकि आज घर घर में शराब मिल रहा है। आपको अभी यहाँ बैठे हुए शराब पीना है तो शराब मिल जाएगी। अब हुआ क्या कि शराब पहले शराब जब चालू था तो 100 में मिलती थी, वो शराब आज 400 में मिलती है। उस शराब की क्वालिटी जो है काफी कमजोर है। इसका 2-3 साइड इफेक्ट हुआ कि शराब बेच के हमारे गांव समाज के जितने भी लड़के थे वो सभी शराब बेच के पैसा कमा के, पिस्तौल खरीद के, हथियार खरीद के थोड़ा आपराधिक समाज में शराबबंदी को लेकर बढ़ा है। ये हकीकत है। हम लोग गांव समाज में रहते ही आप ये जो आज आपराधिकरण बढ़ा हुआ थोड़ा लगता है समाज में, इसके मुख्य जड़ में एक शराबबंदी भी है कि शराबबंदी से लोगों ने पैसा कमाया और उस पैसे से हथियार खरीद के लोगों ने अपनी, और ये सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बना के ये, तो एक वो युवाओं में गलत संदेश भी गया। शराब बेच के अधिक पैसा आया लोगों में। दूसरा बात है कि गलत शराब पी के बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है समाज में जी। बहुत लोग डॉक्टर की यहाँ इलाजरत हुए हैं, किडनी लीवर बहुत लोगों का खराब हो गया। तो मेरा ये कहना है कि अगर शराबबंदी सफल हुआ तो इसको आगे बढ़ाया जाए। शराबबंदी अच्छी कानून है, लेकिन बिहार में शराबबंदी फैल कर गया, जिस फैल करने का बहुत साइड इफेक्ट समाज को आज देखने को मिल रहा है। अगर इस शराबबंदी कानून में संशोधन नहीं किया गया तो इसका बहुत बेकार रूप आने वाले समाज में और देखने को मिल सकता है, ऐसे हमारी संभावनाएं हैं। करीब 1990 से ही राजद या फिर बीजेपी जदयू की सरकार रही है बिहार में। तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अपराध भी बढ़ रहा है बिहार में, और बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पैदान पर है। तो आखिर ये सरकार अभी तक कुछ क्यों नहीं? जब से 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार आई तो बिहार में अपराधियों पे काफी नकेल कसा गया है। ये हकीकत है। बीच के दरमियान जब आरजेडी जदयू की भी सरकार आई तो हम लोगों ने अनुभव किया, आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि अपराधियों का एक मनोबल जो है, आत्मबल बढ़ जाता है कि हमारी सरकार आ गई। और वहीं जब फिर एनडीए की सरकार आती है तो अपराधियों को ये लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ की है। वो दिन भी याद करिए जब बिहार में मंत्री की हत्या होती थी। बिजबिहारी प्रसाद मंत्री को मारा गया, उसके अगले दिन अजीत सरकार विधायक को मारा गया। एक लगातार मंत्री विधायक सुरक्षित नहीं थे। आईएएस ऑफिसर की पत्नी का रेप किया गया, आईएएस ऑफिसर की बेटी का अपहरण किया गया, बेटा का अपहरण किया गया, कितने डॉक्टर का अपहरण किया गया। उस तरह का अपराध अभी समाज में बहुत कम गया है।
अपराध अब समाज में आबादी बढ़ेगी तो कोई भी सरकार कभी आएगी, अपराध खत्म नहीं होगा। ये अपराधी हमारे आपके समाज के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पैदा अपराधी होता है, अपराधी बन जाता है, तो फिर सरकार इसको खत्म नहीं कर सकती जब तक कि आदमी का खुद का विकास नहीं करेगा सामाजिक रूप से। तो लेकिन अपराध पे नियंत्रण और अपराधियों पे को सजा दिलवाना, अपराधियों के मनोबल को गिराना एक सरकार का काम है। उसके रूप में एनडीए की सरकार काफी सफल रही है बिहार में। और जब लालू यादव जी की सरकार थी तो अपराधियों का मनोबल चरम सीमा पे था। आम आदमी 6 बजे शाम के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल था हम लोगों का। ये समस्या आज नहीं, आज 10 बजे 12 बजे 2 बजे कहीं घूम फिर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। ये बिहार में ये बात तो खत्म है। जंगल राज अभी बिहार में नहीं है। जंगल राज लालू यादव जी के राज में था, अभी नहीं है जंगल राज। जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे। आप इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सदस्य हैं, जिला पार्षद हैं, लोगों तक बड़ी आसानी से उपलब्ध रहते हैं, फोन पे उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। लेकिन क्षेत्र में अभी ऐसी चर्चा भी है कि आप 2025 में विधायक के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या इसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी है क्या? देखिए, हम एक पार्टी के सदस्य हैं और ये हम लोग का पार्टी का 3-4 पार्टियों का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इतनी पार्टी का भी, और ये रामविलास उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इतना पार्टी गठबंधन में है। तो पहली तो बात है कि सीट की पार्टी किस पार्टी के गठबंधन को मिलेगा, फिर कैंडिडेट के रूप में विचार किया जाएगा। पार्टी हमको मौका देगी तो हम लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन निर्दलीय या किसी दूसरे पार्टी में जाके हम लड़ने के लिए हमारी कोई इच्छा अभी ऐसी नहीं है कि मैं निर्दलीय या किसी दूसरे पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ूं। ऐसे ऑफर कहीं से आया है, लेकिन मुझे इस पे कोई विचार अभी नहीं करना है। जी, आपने हमें हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका भी। आप हमारे घर पे आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।